गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा है कि हर बॉडी का कहीं ना कहीं हर पार्टिकल्स के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन के दौर में हम मानते हैं कि सपोज करो ये एक बॉडी है, क्लियर। इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स हैं। किसी बॉडी के मास पार्टिकल का अगर हम जिक्र करें तो मान लो इसका मास m1, m2, m3, m4 एंड mn है और ये आपस में इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। F2, F3, F4, Fn। अगर मैं किसी भी बाहर वाले फोर्स की बात, क्योंकि दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, इंटरनली वर्क करें एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और एक्सटर्नल में इनका इंटरनल कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, देयर पार्टिकल्स दे आर कैंसल्ड विद ईच अदर, दे आर कैंसल्ड विद ईच अदर। समवेयर दे अट्रैक्ट ईच अदर, समवेयर दे रिपेल ईच अदर, बट मेनी ऑफ फोर्सेस आर कैंसल्ड विद ईच अदर। पर कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एक लाई करता है। इस सेंटर ऑफ मास के मोशन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई वांट टू से यू कि सपोज यू हैव वन सिस्टम, that system having numbers of particle, that particles are working together in the system, that system is shown here. Clear? अब मैं कहूं कि भी ये सारे वेक्टर फोर्सेस आर इंटरनली कैंसिल, F1, F2, F3 plus Fn vector, they are cancelled with each other। तो ये सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब इंटरनली फोर्स इनका हम मान लेते हैं जीरो। क्लियर? बट m1, m2, m3, mn, इन सब का मास मिलाकर एक मास बनेगा बेटे। क्लियर? लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द let the acceleration of the system क्या ले लेते हैं हम? क्लियर? द टोटल फोर्स, कि मान लो कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करें, F एक्सटर्नल, अगर एक्सेलरेशन है तो कहीं ना कहीं हम बात किसका कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? इफ external force F is 0
अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स क्या ले लिया बेटे, 0 ले लिया, तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटे, 0। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा, ये भी 0, कि अगर फोर्स लग ही नहीं रहा तो वो एक्सेलरेशन 0 होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी एट रेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी क्या आ जाएगा कि वो 0। ये तो हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम इसके ऊपर एक कीड़ा बिठा दें या कोई मान लो कॉकरोच, उसके लिए तो मोशन होगा ना, उसके लिए एक मोशन होगा। यहां तक नोट करो। एज वी नो दैट if अपॉन में dt, क्लियर, ये फंक्शन आएगा तो ये 0 हुआ, अपॉन में dt। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ माय डियर, तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी कांस्टेंट। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर F एक्सटर्नल 0, तो ये एक रिजल्ट बनाता है बेटे, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन 0, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नोट करिए, शाबाश। शाबाश। अब हम इसके पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास से इसको यही चीज प्रूफ करते हैं। कि मोमेंटम कैसे कांस्टेंट बनता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो 101% मोमेंटम भी कांस्टेंट बनेगा। मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम हुआ अब हमें यह प्रूफ करना है कि यह भी कांस्टेंट है। रफ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको यह बताया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम लाइज समवेयर इन द ओरिजिन। तो आप क्या करोगे, m1 r1 m2 r2 mn rn ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। क्लियर कि हमारे को ये पता है कि ये चीज ऐसे होगी और सभी वेक्टर हैं, तो आप वेक्टर साइन प्लेस करते हैं। ठीक, वेयर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn इज नेट मास। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
RCOM, M1, R1, M2, R2, Mn, Rn। ठीक है। ओवर में नेट मास। क्लियर। तो ये इक्वेशन अब आपके पास क्या बन गई, m इधर आ गया, M1 R1 M2 R2 Mn R। यहां पे R1 R2 Rn, these are position vector, these are position vector with the displacement form। तो हम क्या करेंगे, यहां पे both side differentiate with respect to time t। तो क्या हो जाएगा, m dr अपॉन में dt। क्लियर। m1 dr1 अपॉन में dt, m2 dr2 अपॉन में dt प्लस mn drn अपॉन में dt। चलो जी, सारा काम सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या बन जाएगा बेटे, अब ये देखिए, ये फंक्शन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी, ठीक, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 mn प्लस v। क्लियर। तो ये सब चीजें बन गई आपकी P1 P2 P3 P4 प्लस Pn। ये सारे के सारे क्या बन गए अब आपके पास, नेट मोमेंटम। क्लियर। तो यहां से देखिए, दिस इज सेंटर ऑफ मास मोमेंट। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो ये भी क्या हो जाएगी बेटे, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इसका कहने का भाव ये है इस सारे टॉपिक में कि अगर हम कह दें कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो, बट वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट किसकी, इन इंटरनल मॉलिक्यूल्स की, इंटरनल पार्टिकल्स की, और इनके कारण इनमें बनने वाले जो फोर्स हैं वो फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं बेटे, कैंसल्स हो जाते हैं, और उस कैंसल्ड होने के कारण हम कहते हैं कि भी ये यहां पे सेंटर ऑफ मास लाई कर गया। अब जो सेंटर ऑफ मास है उसके अंदर दो चीजें कांस्टेंट, एक उसकी वेलोसिटी है, एक उसका मोमेंटम। नोट डाउन। कर लिया नोट। एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखिए बेटे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है कि टू पार्टिकल ऑफ मासेस, टू पार्टिकल ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, 300 ग्राम at a given time
at a given time have position 2i cap 5j cap plus 2i cap 5j cap plus 13k cap and minus 6i cap plus 4j cap plus minus 2k cap respectively and velocities sorry 10 I cap minus 7 j cap minus 3k cap and 7 I cap minus 9 j cap plus 6k cap meter per second respectively determine the instantaneous position and velocity of center mass. क्लियर? क्वेश्चन को रीड करें. सॉरी थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए हैं. क्लियर? तो नोट डाउन, क्वेश्चन नोट करिए और समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है. कि एक तो आपको पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है और सेकंड आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो m1 300 ग्राम तो कितना लिखेंगे 0.3 kg. m2 500 ग्राम सॉरी ये 100 है तो ये हो गया 0.1 kg. 300 ग्राम तो 0.3 kg. r1 पोजीशन वेक्टर 2i cap प्लस 5j cap प्लस 13k cap. r2 वेक्टर माइनस 6i cap प्लस 4j cap माइनस 2k cap. क्लियर? तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास, चलो वेलोसिटी भी बनाई लो. वेलोसिटी क्या दी रखी है 10i cap माइनस 7j cap माइनस 3k cap. वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगी बेटे 7i cap माइनस 9j cap प्लस 6k cap. दिस वन इज ए गिवन पार्टिकल.
तो सेंटर ऑफ मास क्या था फॉर्मूला, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2। तो 0.1 को r1 से मल्टीप्लाई करें, 0.3 को r2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे m1 प्लस m1 का फॉर्म लगा दें। तो देखिए 0.1 इंटू 2 क्या आएगा, 0.1 इंटू 2 0.2, 0.1 इंटू 5 प्लस 1.0 और ये कितना हो जाएगा बेटे 1.3। क्लियर, डन है, शाबाश। इसके बाद 0.3 इसके साथ करोगे माइनस 1.6 प्लस 0.3 को 1.2, 0.3 माइनस 2 तो माइनस का 0.6। क्लियर, तो आगे m1 माइनस m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा ये 0.1 प्लस 0.3। ठीक है, अब आप इसको टोटल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो उसका क्या आएगा आंसर, m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। देखो सारा डाटा है, कर आप लोग लेना बेटे। m1 दिया हुआ है तो v1 के साथ मल्टीप्लाई, m2 दिया हुआ है तो v2 के साथ मल्टीप्लाई ओवर में m1 प्लस m2। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ओवर करते हैं और इसको सॉल्व कर लेना और इसके नोट्स बनाकर बेटे मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेज देना। थैंक यू वेरी मच। इसके आंसर भी चलो लिख ही लो, तब आप करोगे तो आपको आंसर पता होने चाहिए। सॉरी, पहले वाले का आंसर सेंटर ऑफ मास का आता है, सेंटर ऑफ मास का आंसर आएगा बेटे -16 i कैप, -16 i कैप प्लस 17 j कैप प्लस 7 k कैप ओवर ओवर 4। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का आंसर आएगा आपका 31 i कैप -34 j कैप प्लस 15 k कैप ओवर 4। तो आंसर मिलाकर मुझे भेज देना बेटे और आप इसको कर लेना। थैंक यू। इसके पीछे यूनिट लग जाएगा मीटर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।